नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको दो अलग अलग कत्ल की घटनाओं के बारे में बताऊंगा। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हुई और दोनों का एक दूसरे से ऐसे तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों घटनाओं में कुछ ना कुछ ऐसा अजीब है जो आपको जानना चाहिए और आपको सुनना चाहिए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? जब अब इन दोनों घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली घटना जो है वो राजधानी दिल्ली की है। तारीख है 21 अप्रैल, यानी पिछले महीने की बात है। रात के तकरीबन 11 बजे थे। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के पास एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। इस अस्पताल की इमरजेंसी में एक नौजवान लहूलुहान हालत में पहुंचता है और वो ये कहता है कि मेरी कार में मेरे दो दोस्त बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, प्लीज़ उनको अटेंड कीजिए। ये जो नौजवान जख्मी हालत में वहाँ पहुँचा था, इसके शरीर पर चाकुओं के घाव थे, चाकू मारे जाने के निशान थे, कपड़ों में खून लगा हुआ था। ये देखकर जो भी स्टाफ वहाँ पर मौजूद होता है वो ये समझ जाते हैं कि ये मामला मारपीट और चाकूबाजी का है। वो फ़ौरन इस लड़के को अटेंड करते हैं और इसके साथ जो दो लड़के और ज़ख्मी हालत में लाए गए थे उनको भी संभालते हैं। उनको फ़ौरन स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लाया जाता है और बहुत ही इमरजेंसी के हालात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दोनों लड़के थे जिनको इमरजेंसी पे स्ट्रेचर पे लिटाकर इमरजेंसी में लाया गया था या लाया जा रहा था, उनकी हालत बहुत नाजुक थी। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फ़ौरन जो डॉक्टर इमरजेंसी पर था, वो सारे डॉक्टर वहाँ बुलाए गए जिनकी भी ड्यूटी थी, वार्ड में अगर थे या कहीं बाहर थे, बुलाए गए तुरंत। और डॉक्टर्स ने इन दोनों लड़कों को अटेंड किया। और अफसोसनाक बात ये रही कि ये दोनों लड़के अस्पताल लाए जाने से पहले ही मर चुके थे, उनकी जान जा चुकी थी। जबकि ये जो तीसरा लड़का था ये उनके मुकाबले कुछ बेटर कंडीशन में था, अदरवाइज़ ये कार में लेकर उनको आने की आ नहीं सकता था, मतलब आने की हालत में नहीं होता। तो इसका जो भी ट्रीटमेंट था ज़ख्मी होने का, जो भी फर्स्ट एड वगैरह, वो इस लड़के को दिया गया। इस लड़के, अब चूंकि दो लड़के चाकू लग जाने से मरे थे, चाकू मारे गए थे, उनको हत्या हुई थी राजधानी दिल्ली में रात के अंधेरे में, तो ये खबर पुलिस को भी मिली। तो जो लोकल पुलिस है वो मौके पर पहुंची बाबू जगजीवन राम अस्पताल में और इस लड़के से पूछताछ शुरू हुई। इस लड़के का नाम है आबिद। आबिद से पुलिस ने पूछा कि ये क्या मामला है, तुम्हारे ये दोनों दोस्त इस तरह से कैसे मर गए, कैसे, किसने उनको चाकू मारे और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम्हें किसने चाकू मारी? तो आबिद ने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली, बहुत अचरज भरी है। आप भी सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। आबिद ने यह बताया कि वो अपने दो दोस्त जिनके नाम है कमाल और अमजद, इन दोनों दोस्तों के साथ वो अपनी कार में घर की तरफ वापस आ रहे थे और जब उनकी कार दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के पास, मॉडल टाउन से आगे आदर्श नगर में एक परमानंद हॉस्पिटल है, उसकी ट्रैफिक लाइट पर पहुंची, ट्रैफिक जंक्शन पर पहुंची, तो वहां पर उनकी कार के साथ एक बाइक की मामूली टक्कर हो गई। दिल्ली बहुत क्राउडेड है, आप सबको पता है, चाहे दिन हो या रात सड़कों पर ट्रैफिक की कोई कमी नहीं होती। ऐसे में इस तरह की खरोंच और एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी से टकरा जाना, ये सब हर कोने में हमेशा होता रहता है। ये बहुत मामूली चीज़ें हैं, लेकिन कई बार इन मामूली चीज़ों पर लोग अपना आपा खो बैठते हैं। इस मामले में ठीक वही हुआ। बाइक के साथ कार की टक्कर हुई और बाइक वाले को गुस्सा आ गया। बाइक वाले ने कार वालों से ऐतराज़ किया कि भाई ये क्या बात है, तुम ठीक से नहीं चला सकते। कार में 3 लड़के बैठे हुए थे और बाइक पर एक आदमी था जो बुज़ुर्ग था, तकरीबन 65-70 साल की उसकी उम्र होगी। तो इन तीनों नौजवान लड़कों ने उस आदमी को डपट दिया, ये कहते हुए कि भाई तुम्हारी गलती है, तुमने अचानक गाड़ी रोक दी, बाइक रोक दी अपनी, तब टकरा गया। इस चीज़ पर, इसी मसले पर इन 3 लड़कों के साथ उस अजनबी बुजुर्ग की कहासुनी हो गई जो बाइक पर था। और कहासुनी धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि ये तीनों लड़के कार से उतरकर उस आदमी से बहस करने लगे, बुजुर्ग से झगड़ा करने लगे। यहाँ तक कि इन तीनों में से एक लड़के ने उस अजनबी बाइकर को, बाइक सवार आदमी को गालियाँ देनी शुरू कर दी, गाली दे दी, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज बोला। और जैसे ही एब्यूसिव लैंग्वेज बोला, ये कहानी एकदम से पलट गई। ये जो बुजुर्ग आदमी था, इसने
अपने कमर से एक चाकू निकाला और चाकू निकालकर कमाल और अमजद इन दोनों पर बुरी तरीके से टूट पड़ा। ताबड़तोड़ चाकू मारने लगे, कुछ चाकू जांग पर, कुछ गर्दन पर मारे गए और इतनी बुरी तरह से चाकू मारे गए कि कमाल को और अमजद को, दो जवान लड़कों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आबिद ये देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने इस आदमी को रोकने की कोशिश की, उसके दोस्तों को वो ताबड़तोड़ चाकू मार रहा था, तो उसने आबिद को भी एक आध चाकू मार दिया। आबिद भी लहूलुहान हो गया, जख्मी हो गया। बीच सड़क पर इस तरह से बाइक पर आया वो अजनबी आदमी जिसके साथ एक कार की मामूली टक्कर हुई। उस टक्कर के बाद उस अजनबी बुजुर्ग आदमी ने चाकू निकालकर 3 लड़कों को चाकुओं से लहूलुहान कर दिया। कमाल और अमजद की हालत बिगड़ गई। चाकू इस तरह की जगहों पर लगे और बॉडी पे ऐसे कट लगे कि खून बहुत तेज़ी से बह रहा था, उनकी हालत बिगड़ गई। आबिद ने जब ये देखा तो उसने किसी तरह जान की अमानत मांगी और तब तक वो आदमी भाग गया और वो किसी तरह से अपने इन 2 दोस्तों को, कमाल को और अमजद को लेकर बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन जब तक बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल पहुंचता तब तक देर हो गई। आपको मैंने बताया कि रात तकरीबन 11 बजे के आसपास उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था और वहाँ पर मृत्यु हो गई दोनों लड़कों की। अब ये अपने आप में जो है बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही दुखद घटना थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पुलिस ये पता करने में लगी कि भाई आखिर वो आदमी कौन था जिसने एक साथ 3 लड़कों को चाकू मारे। और ये जो लड़के हैं, पीड़ित लड़के, ये उस आदमी को बुजुर्ग बता रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो है उनको एग्जामिन करना शुरू किया और पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किए, कई सीसीटीवी फुटेज बहुत बारीकी से देखे। तकरीबन 14 दिनों तक पुलिस अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग करती रही और आखिरकार पुलिस ने उस आदमी का पता लगा लिया जिस आदमी ने इन 3 लड़कों को चाकू मारे थे। उस आदमी का नाम है नंद किशोर और उम्र है 65 साल, यानी वो सीनियर सिटीजन है। अब इतना खतरनाक सीनियर सिटीजन आप सोचिए, जिसने 3 नौजवान लड़कों पर हमला कर दिया, 2 की हत्या कर दी बीच सड़क पर और एक पर जानलेवा हमला हुआ, वो बाल बाल बचा। ऐसा खतरनाक सीनियर सिटीजन। पुलिस ने अब उसका पीछा करना शुरू किया और फाइनली उसे दिल्ली के ही मॉडल टाउन में उसके एक छिपने की जगह से, उसके एक ठिकाने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। नंदकिशोर का जब पुराना रिकॉर्ड निकाला गया, 65 साल का बुजुर्ग आदमी, तो पता चला कि वो एक पुराना क्रिमिनल है। कई बार चाकूबाजी, लूट और इसी तरह के हमलों की घटनाओं में वो जेल जा चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से न जाए। ये मामला कुछ ऐसा ही है। आप देखिए कि वो पुराना क्रिमिनल था लेकिन चाकू लेकर चल रहा था और रास्ते में जब इस तरह की घटना हुई, लूटपाट की घटना हुई, लूटपाट माफ़ कीजिएगा, रोड एक्सीडेंट की घटना हुई, तो फिर उसके बदले में उस आदमी ने इन लड़कों को चाकू से इतनी बुरी तरह से गोदा कि 2 की हत्या हो गई, 2 की मौत हो गई। तो मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर बुजुर्ग जो है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। नौजवानों से उनका मुकाबला अगर हो तो नौजवान ही भारी पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई पुराना क्रिमिनल जो हथियार लेकर चल रहा हो, वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस घटना से पता चलता है। इस घटना का टेक या इस घटना से जो सबक है वो सिर्फ इतना ही है कि इस तरह के मामलों को जितना हो सके मिनिमाइज करना चाहिए। रोड रेज हो या अचानक हुई लड़ाई झगड़े हो, आपको पता नहीं कि सामने वाला क्या है, वो किस मिजाज का आदमी है। इसके पास तो चाकू था, अगर गन होती तो इसीलिए इस तरह की घटनाओं को जितना हो सके अपने लेवल पे सुलझाने का और अपने लेवल पे मामलों को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ भिड़ जाने के। तो ये पहली घटना थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। अब आइए आपको दूसरे घटनाक्रम के बारे में बताते हैं। ये घटना जो है वो बेंगलुरु की है और कर्नाटक का ये शहर है, आप सब जानते हैं। और तारीख है 1 मई। 1 मई को बेंगलुरु में एक बड़ी घटना हुई। बेंगलुरु में एक लोकेशन है जिसको बाजपे के नाम से जानते हैं। बाजपे के किन्नी पडावू जंक्शन पर एक एसयूवी का 2 गाड़ियां पीछा करती हुई आई और दोनों गाड़ियों ने आड़े तिरछे इस एसयूवी के सामने गाड़ी लगाकर इस एसयूवी को रोक लिया, बिल्कुल वैसे जैसे आप साउथ इंडियन फिल्मों में देखते हैं। रोक लेने के बाद ये जो 2 गाड़ियां थी, इनमें एक कार थी और एक मिनी ट्रक था। तो ये इन दोनों गाड़ियों से एक के बाद एक 5-6 नौजवान, 5-6 लोग उतरे जिनके हाथ में तलवार
और दाव जैसा जो हथियार होता है, साउथ इंडियन फिल्मों में आपने वो भी देखा होगा, वो, और यहाँ तक कि गन भी थे। इन लोगों ने उस एसयूवी में सवार एक शख्स को टारगेट किया, पहले उसे करीब से गोलियां मारी और फिर इससे पहले कि गोली से उसकी जान जाती, वो दाव जैसी चीज़ से भी उस पर भयानक हमला किया और उसे जिंदा एक तरह से देखा जाए तो काट दिया। बिल्कुल वैसे जैसे फिल्मों में इस तरह की घटनाएं आप देखते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये एक भयानक मर्डर का मामला था जो पब्लिक व्यू में सबकी आंखों के सामने हुआ था और ऐसी जगह पर हुआ था जहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। इसके बाद हमलावर जो है वहां से फरार हो गए। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद उस आदमी को जो हमलावरों का शिकार हुआ था उसे उठाकर पुलिस अस्पताल लेकर गई। लेकिन इतने भयानक हमले के बाद भला कौन बचता है, तो उस लड़के की भी मौत हो गई। इस लड़के का नाम है सुहास शेट्टी। सुहास शेट्टी जो है वो कर्नाटक का और ख़ासकर बेंगलुरु का एक बड़ा हिंदुत्ववादी लीडर था जो हिंदुओं के मुद्दे उठाया करता था और समाज में बड़ी तेज़ी से अपनी पकड़ और पहचान बना रहा था। लेकिन इसी के साथ उसकी एक और पहचान है, वो है उसके राउडी शीटर होने की। यानी वो भी एक पुराना क्रिमिनल था और उसके खिलाफ थाने में हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। इधर नॉर्थ इंडिया में हम लोग हिस्ट्री शीट कहते हैं, मतलब अपराधों का लेखा जोखा। जिसके खिलाफ 6 या उससे ज़्यादा अपराध होते हैं, आमतौर पर उसके खिलाफ थानों में एक हिस्ट्री शीट बनी होती है ताकि उसके पुराने हरकतों का पता चलता रहे। उधर साउथ में राउडी शीट कहते हैं। तो वो राउडी शीटर था और एक हिंदुत्ववादी लीडर भी था। तो सुहास शेट्टी का इस तरह से कत्ल हो गया। अब कत्ल किसने किया, किससे दुश्मनी थी, इतने लोग प्लान करके आए, कैसे सुहास को इंटरसेप्ट किया, ये सारा मामला अब पुलिस को सुलझाना था और पुलिस के लिए इस केस को क्रैक करना एक चैलेंजिंग मामला भी था। हालांकि सुराग जो है वो पुलिस के पास पहले दिन से थे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज इस मामले में पुलिस के पास मौजूद थे और वहाँ पर मौजूद कुछ चश्मदीदों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियोज़ भी बनाए थे, जिन वीडियोज़ को उन चश्मदीदों ने, मौके पर मौजूद लोगों ने सोशल मीडिया में भी डाल दिया था। पुलिस अब इस मामले की जांच करने लगी, तफ्तीश करने लगी। पुलिस को जो लोग हमला करते हुए दिख रहे थे गाड़ियों से उतरकर, पुलिस उनकी पहचान करने में तो जुटी थी, लेकिन पुलिस ने देखा कि वहाँ बुर्का पहने हुए कुछ लोग भी मौजूद थे। अब ये बुर्का पहने हुए जो लोग थे, इनके साथ हमलावरों की शायद कोई बातचीत भी हो रही थी। पुलिस ने यह भी चीज़ सीसीटीवी फुटेज में नोटिस की। तो पुलिस को ये समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि आखिर ये बुर्का पहने हुए जो लोग हैं, इनका उस मर्डर केस से कोई लेना देना है या नहीं है, और बुर्के के अंदर वाकई कोई महिला है या पुरुष है। पुलिस को अब यह भी वेरीफाई करना था। पुलिस को यह भी पता करना था कि उसका कोई कनेक्शन जो है इस मर्डर केस से बनता है या नहीं बनता है। लेकिन साथ ही पुलिस उन लड़कों की भी पहचान कर रही थी जो हमला करने की कोशिश में थे और जिन्होंने हमला किया, हत्या की। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करते करते आज 5 तारीख है। पुलिस ने एक रोज़ पहले, आज से एक रोज़ पीछे, 4 मई को इस मामले को फाइनली पूरी तरह से सॉल्व कर लिया, क्रैक कर लिया। और इस सिलसिले में पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके पीछे की जो कहानी है वो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग और काफ़ी सनसनीखेज है, जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जानिए जिनको पकड़ा वो लोग कौन है। एक का नाम है अब्दुल सफवान, जो इस मामले का मास्टरमाइंड है, और दूसरा को एक्यूज्ड या को मास्टरमाइंड जिसे हम कहें, उसका नाम है आदिल महारूफ। इनके साथ नियाज मोहम्मद मुसम्मिर, कलंदर सफ़ी, मोहम्मद रिजवान, नागराज और रंजीत, ये सारे लोग थे। इतने सारे लोगों को पुलिस ने एक एक करके अरेस्ट किया। ख़ास बात यह है कि अब्दुल सफवान और आदिल महारूफ, इनका तो पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन ये जो बाकी के नाम मैंने आपको लिए, ये सारे के सारे लड़के जो हैं उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। यानी ये फ्रेश चेहरे हैं जिनकी जुर्म की दुनिया में एंट्री हुई है। लेकिन इतने लड़कों को मोबिलाइज करके इतने भयानक अपराध के लिए राज़ी करना, जिसमें पब्लिक व्यू में किसी को गोली मार दी जाए और काट दिया जाए जीते जी, कैसे इन लोगों ने वो साजिश रची, कैसे उन लोगों ने इनको तैयार किया, ये जानना जो है बहुत अहम है। तो ये जो अब्दुल सफवान है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका भी पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसकी जो है सुहास शेट्टी के साथ पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे भी वो हिंदुत्ववादी लीडर था और इधर अब्दुल सफवान, तो इनके बीच एक तनातनी का माहौल पहले भी था। और अब्दुल सफवान पर जो है वो 2023 में कुछ लोगों ने हमला किया था और उसकी बुरी तरह से पिटाई की थी। और जिन लोगों ने हमला किया था वो उसी सुहास शेट्टी के गुर्गे थे।
तो अब्दुल सफवान के सीने में सुहास शेट्टी के खिलाफ जो है वो नफरत और बदले की आग जल रही थी, और वो जलती आ रही थी 2023 से। वो मौके की तलाश में था। इस बीच उसे आदिल महारूफ नाम का एक लड़का मिला, जिसके भाई का नाम है फाजिल। फाजिल की भाई की हत्या 2022 में हुई थी, और उस हत्या में भी सुहास शेट्टी आरोपी है। ऐसे तो अब्दुल सफवान और आदिल महारूफ के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ अब्दुल सफवान और आदिल महारूफ ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, दोनों ने हाथ मिला लिया, और दोनों ने फिर ये तय किया कि वो उनका जो कॉमन एनिमी है, दुश्मन है सुहास शेट्टी, उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको रास्ते से हटाएंगे। फिर इन दोनों ने मिलकर सुहास शेट्टी के कत्ल की पूरी प्लानिंग रची। आदिल महारूफ रुपए पैसों से थोड़ा संपन्न है, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरे भाई की मौत का बदला मुझे लेना है। मेरे भाई की हत्या 2022 में सुहास ने करवाई थी, फाजिल नाम था मेरे भाई का, तो मैं इसके लिए 5 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अब अब्दुल सफवान को बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करना था, लड़कों को मोबिलाइज़ करना था, वो पहले ही क्रिमिनल माइंडेड था। तो फिर उसने नियाज़, मोहम्मद, मुसम्मिर, कलंदर, सफ़ी और इन सारे लोगों को मैनेज किया, अरेंज किया, और इन सारे लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की। प्लानिंग के तौर पर और एडवांस के तौर पर 3 लाख रुपए आदिल महारूफ ने अब्दुल सफवान के ज़रिए इन किलर्स को दिलवाए, और इसके बाद ये लोग रेकी करने लगे और सुहास शेट्टी का पिछले कई दिनों से पीछा कर रहे थे। इसके बाद 1 मई को जब इनको मौका मिला, तो इन्होंने सुहास शेट्टी का पूरी तैयारी के साथ पीछा करना शुरू किया, यानी गन, गोली, हथियार लेकर 2 गाड़ियों में पीछा करना शुरू किया। और फाइनली किन्नी पड़ावू जंक्शन, बाजपेयी के किन्नी पड़ावू जंक्शन के पास जब सुहास शेट्टी की एसयूवी पहुंची, तो इन लोगों ने उसे घेर कर उस पर भयानक तरीके से हमला किया और उसकी जान ले ली। इस तरह से क्रिमिनल के एक गैंग ने, जिसमें कुछ फ्रेशर्स और कुछ पुराने क्रिमिनल, पुरानी दुश्मनी के सिलसिले में उन्होंने सुहास शेट्टी की हत्या कर दी। अब इस हत्या के बाद पूरे कर्नाटक में तनाव का माहौल है। तनाव है ज़रूर, इससे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन कंट्रोल में भी है। बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों का ये कहना है कि सुहास शेट्टी को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो हिंदू था और हिंदुओं के मुद्दे उठाता था। लेकिन इन हिंदूवादी संगठनों का ये भी कहना है कि ये जो टारगेट करने में जिन लड़कों को चुना गया, उसमें 2 हिंदू लड़कों को इसलिए रखा गया ताकि इसको हिंदू मुसलमान के झगड़े के तौर पर रूप न दिया जा सके, और वो ये बता सकें कि ये गुंडों के आपस की लड़ाई है। जबकि ये जो लड़के, जिन 2 लड़कों का नाम लिया मैंने, नागराज और रंजीत, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इनको बरगला कर उस अटैक में शामिल किया गया था। सच क्या है ये अब इन लड़कों से पूछताछ होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सालों पुरानी दुश्मनी का बड़ा ही खौफनाक अंजाम बेंगलुरु की सड़कों पर देखने को मिला, जिसमें एक नौजवान की पब्लिक व्यू में सबके सामने बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। तो ये थी बेंगलुरु का घटनाक्रम, ये था पूरा सीक्वेंस वहाँ का। मुझे लगा कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है ज़रूर, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग की गई, जिस तरह से सुपारी दी गई और जिस तरह से कायदे कानून को धता बताकर खुलेआम हत्या की गई, वो सारी चीज़ें आंखें खोलने वाली हैं। और अपराध से जितना भी दूर रहा जाए उतना अच्छा है। मेरी जो प्रीवियस स्टोरी थी, उस स्टोरी में मैंने आप लोगों को एक वाक़ये के बारे में बताया था, और वो वाक़या कुछ ऐसा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लड़की जो शादीशुदा थी, उसे उसके लिव इन पार्टनर ने मौत के घाट उतारा। और जब मौत के घाट उतारा तो लिव इन पार्टनर के सामने ये लड़की जो है वो हाथ जोड़कर अपनी जान की अमानत मांग रही थी, लेकिन कातिल लिव इन पार्टनर को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आया। क्या था वो मामला, कैसे वो पकड़ा गया? अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे सुन सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी को देखा और कमेंट किया है। आइए जल्दी से कुछ कमेंट पढ़ते हैं, आज थोड़ी वक्त की पाबंदी है। जीडी फैंडन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जगदीश के चांडीगढ़ हमारे रेगुलर लिसनर हैं। नवीन नेगी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, इंसाफ ज़रूर मिलता है। एस बरार ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि आप टू द पॉइंट बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बात को आप घुमाते नहीं हैं। और नवीन नेगी का कमेंट तो खैर मैंने आप लोग को बता ही दिया। रेखा भट्ट हैं। संदीप धामरे ने भी कमेंट किया है। बहुत स्वागत आपका। ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। बाबा थानोस की ने कमेंट किया है, और सुरभि स्टार इन्होंने कमेंट किया है, थैंक्स सुप्रतिम जी लिखा है। क्लिप मूवी के नाम से एक आईडी है, थैंक यू वेरी मच। जया अवस्थी जी,
जोड़ीदार शायर के नाम से एक आईडी है, इनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। उन्होंने कहा है कि हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं और वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं। बहुत स्वागत आपका। डीएस भक्ति से तरुण मेरे ख्याल से कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत। भास्कर अरगड़े हमारे रेगुलर लिसनर हैं। उमेश भूया जी झारखंड से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। निवेदिता गुप्ता जी हैं। मोहम्मद फैज़ल ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो स्टोरी सुनते हैं रेगुलरली और पिछले कुछ सालों से लगातार सुन रहे हैं। फूमल उर्खा इन्होंने भी कमेंट किया है, मैं नाम पता नहीं मैंने सही पढ़ा या नहीं, बहुत स्वागत आपका। पूर्णिमा भट्ट, पिंकी चारण ने हमेशा की तरह इमोजीज भेजी है। नवीन नेगी का जिक्र मैंने कर ही दिया। विकास जी ने भी कमेंट किया है। नरवा किमले इन्होंने कमेंट किया है। मनी रानी ने भी कमेंट किया है और कैलाश पति राय इन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। आज मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा वक्त की कमी हो रही है। दो स्टोरीज़ रिकॉर्ड करने के बाद मुझे लगता है कि शायद ड्यूरेशन भी लंबा हो गया, पता नहीं आप लोग कितना झेल पाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आज जो स्टोरीज़ मैंने आपको सुनाई है उस पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं एक एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।